नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके में। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 14 सितंबर और 14 सितंबर को आपका एसएससी सीजीएल का फ्रेंड्स आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग उन सभी प्रश्नों को देखेंगे जो पिछले दिनों आपके एग्ज़ाम में आए लेकिन हमसे वो छूट गए, वो उस समय पर मिल नहीं पाए थे तो हमने आपको बता नहीं पाया था। लेकिन आज के इस वीडियो में हम उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। इसका जो पीडीएफ है या पिछले दिनों का जो पीडीएफ होगा वो सारे टेलीग्राम पर भेज दिया जा चुका है, तो आप लोग जाकर वहाँ से भी उसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न। तो आज का जो पहला जो प्रश्न हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश है, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था, जिसका राइट आंसर था 34। ठीक है, 33 न्यायाधीश होता है प्लस एक आपका मुख्य न्यायाधीश होता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारत के संविधान के तहत सर्वोच्च न्यायिक निर्णालय है। अनुच्छेद जो 124 से सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संविधान का प्रावधान करता है। इसके अलावा 28 जनवरी 1950 को भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। कहाँ पर है सर्वोच्च न्यायालय? तो दिल्ली में है। हमारे संविधान का संरक्षक के रूप में इन्हें माना जाता है। इसके अलावा संसद के पास, यानी कि आपसे पूछा जाए कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या बढ़ाने या घटाने की शक्ति किसके पास है, तो ये आपके संसद के पास है। और सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान में जो आपके मुख्य न्यायाधीश हैं वो अभी DY चंद्रचूड़ साहब जी हैं, तो इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। उससे पहले लेकिन बात कर लेते हैं मॉक टेस्ट के बारे में। मॉक टेस्ट ऐसा चीज़ है जो फ्रेंड्स लगा के जाते हैं वो तो बेनिफिट में ही रहते हैं, जो नहीं लगा के जाते हैं वो कहीं ना कहीं लॉस में चले जाते हैं। ठीक है, मॉक टेस्ट लगाने का जो सबसे अच्छा जो प्लेटफॉर्म है अभी तक के आपके मार्केट में वो है आपका टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक पर भी आपका ऑफर भी चल रहा है फ्यूचर ऑफिसर सेल के नाम से। अगर इस सेल के दौरान अगर आप इनका ईयरली का टेक्स्ट बुक 5 प्रो परचेज करते हैं तो आपको मात्र 615 रुपये में मिलने वाला है। साथ में कूपन कोड अगर आप APG यूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पर 12% का एक्स्ट्रा ऑफ भी मिलेगा। जैसा कि SSC GD का पिछले दिनों आपका नोटिफिकेशन है 40,000 वैकेंसी के ऊपर, तो उसका भी मॉक टेस्ट आपका यहाँ पर अपलोड किया जा चुका है। 640 मॉक टेस्ट, 217 PYP। इन साथ में से CMTS का अगर एग्जाम आप देना चाहते हैं तो उसका भी मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाता है। 729 मॉक टेस्ट और 252 PYP। ठीक है, इसके अलावा SSC CGL का Tier 1 का एग्जाम दे रहे हो या आपको Tier 2 का एग्जाम देना है, उसका भी मॉक टेस्ट आपको मिल जाता है टोटल 997, जिसमें 66 करंट अफेयर मॉक टेस्ट, 14 स्टैटिक जीके। ठीक है, तो ये आपका हाल ही में अपडेट किया गया है, तो इसको भी आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कमेंट सेक्शन में भी पिन किया हुआ रहेगा, तो आप लोग जाकर एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। हम लोग बढ़ते हैं वीडियो में आगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडा एसिड अग्निशामक यंत्रों में उपयोग किया जाने वाला लवण है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, सोडा एसिड अग्निशामक में सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन का कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड है। ये सबसे कुशल घर में आग बुझाने वाला यंत्र है। इसमें एक मजबूत लोहे के बर्तन में एक साइड डिस्चार्ज नोजल होता है और लोहे के बर्तन को सोडियम बाइकार्बोनेट घोल से भरा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में किसने उपग्रह बंदरगाह विकसित किया, तो राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जिसे नन्हा शव बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यह आपके सही उत्तर है क्योंकि यह भारत में विकसित उपग्रह बंदरगाहों में से एक है। और उपग्रह बंदरगाह की बात करते हैं तो उपग्रह बंदरगाह यानी कि सैटेलाइट पोर्ट आखिरकार कहाँ किसे जाता है, तो सैटेलाइट पोर्ट अतिरिक्त कार्गो ट्रैफिक को संभालने, भीड़भाड़ को कम करने के लिए मौजूद प्रमुख बंदरगाहों की निकटता में विकसित आंतरिक बंदरगाह है। यह बंदरगाह विकल्प के रूप में काम करने, मुख्य बंदरगाह पर बोझ को कम करने, रणनीतिक रूप से स्थित है। ये विभिन्न प्रकार के कार्गो को संभालने के लिए समान सुविधा और बुनियादी ढांचों से लैस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज हैव सेम डायमेंशन, तो इसका राइट आंसर था टॉर्क्यू एंड एनर्जी। ठीक है, वी नो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन और एनर्जी इक्वल टू वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो पावर इक्वल टू एनर्जी बटा टाइम और टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्स एंड एक्सिस रोटेशन। ठीक है, नाउ बाय द फॉर्मूला डायमेंशन ऑफ टर्म्स, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स इज mL_t-2, डायमेंशन ऑफ एनर्जी mL2t-2, डायमेंशन ऑफ पावर mL2t-3 और डायमेंशन ऑफ टॉर्क mL2t-2। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ एनर्जी एंड डायमेंशन ऑफ टॉर्क का जो फॉर्मूला है सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रख्यात नृत्यांगना रंजना गौहर निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के प्रतिपादक हैं, तो रंजना गौहर की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका ओडिसी होगा। रंजना गौहर को ओडिसी नृत्य के लिए क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए 2003 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। साथ में राष्ट्रीय संगीत अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र शासित प्रदेश को लिंगानुपात का घटते क्रम में आपको लगाने के लिए आया था। 4 केंद्र शासित प्रदेश का नाम दिया गया था और उसको सजाना था, यानी कि सबसे ज़्यादा कहाँ पड़े, उससे कम कहाँ पड़े। ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेश के लिंगानुपात की बात करते हैं घटते क्रम में 2011 की जनगणना के अनुसार
तो पुडुचेरी का 1037 है, लक्षद्वीप का 946 है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का 878 है, दिल्ली का 868 है, चंडीगढ़ का 818 है, दादरा नगर हवेली का 774 है, दमन द्वीप का 618 है और इसी सीक्वेंस में आपको सजाना था। ठीक है, तो ये चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खुर्दा विद्रोह किस वर्ष हुआ था। खुर्दा विद्रोह की बात करते हैं तो ये आपका 1817 में होता है। 1817 का खुर्दा विद्रोह उड़ीसा के खुर्दा जिले में हुआ था। इसे पाइका विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। यह विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा गया था। इस विद्रोह का जो नेतृत्व है वो आपका बख्शी जगबंधु विद्याधर ने किया था। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस खेल के साथ निकट जनीन का संबंध है। तो निकट जनीन की बात करेंगे तो इनका संबंध है मुक्केबाजी से। निकट जनीन भारतीय शौकिया महिला मुक्केबाज है जिनका जन्म 14 जून 1996 को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सी नदी हिमालय की पूर्वी सीमा को अंकित करती है। तो इसका राइट आंसर था ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में यारलुंग संगपो कहा जाता है। निर्बंध द्वारा ब्रह्मपुत्र दुनिया की 9वीं सबसे बड़ी नदी है। कोसी नदी तिब्बत में हिमालय के उत्तरी ढलानों और नेपाल में दक्षिण ढलानों पर जाती है। कोसी नदी को बिहार का दुख या बिहार का शोक नदी कहा जाता है। गंगा नदी की बात करते हैं, टोटल लंबाई 2525 किलोमीटर है, भारत की सबसे लंबी नदी है। अवारी नदी की बात करते हैं तो भारत की सबसे छोटी नदी है, लंबाई 90 किलोमीटर है, राजस्थान में स्थित है। गंडक नदी को नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है और गंडक नदी को भारत में गंगा की 22 सहायक नदी है। इस बात को भी याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2023 आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में भारत को हराकर किसने जीता। जिसका राइट आंसर था ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, 2023 का जो आपका 2021-23 आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल है वो आपका 7 से 11 जून तक ओवल लंदन में ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच खेला गया, जिसमें से ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे संस्करण का विश्व टेस्ट चैंपियनशिप है जो कि जीता है भारत को हराकर। और पहला की बात करते हैं तो न्यूजीलैंड जीता था, वो भी आपका भारत को हराकर ही जीता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHIL यानी भेल एक देश उद्योग है, जिसका राइट आंसर था सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है। भारत में किसी सरकारी उद्यम को सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम कहा जाता है। इसका स्वामित्व केंद्र या राज्य दोनों सरकारों के पास होना चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम होने के लिए अधिकांश शेयरों का स्वामित्व सरकार के पास होना चाहिए। दिल्ली स्थित इंजीनियरिंग और विनिर्माण कंपनी भेल एक सार्वजनिक क्षेत्र का स्वामित्व वाला उद्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि गुप्त राजवंश के पतन के बाद कौन सा वंश स्थापित हुआ। तो इसका राइट आंसर आपका मौर्य वंश था। मौर्य वंश का शासन गुप्त राजवंश के पतन के बाद स्थापित हुआ था। मौर्य वंश के लोग उत्तर प्रदेश के कन्नौज में तथा राजस्थान के बड़वा क्षेत्र में 3वीं शताब्दी में फैले हुए थे। मौर्य वंश के शासकों को उत्तर गुप्त वंश के चौथे शासक कुमारगुप्त के साथ युद्ध हुआ था, जिसमें ईशान वर्मन ने मौर्य वंश से मगध को छीन लिया था और मौर्य वंश के सामंत ने अपनी राजधानी कन्नौज बनाई थी। कन्नौज का प्रथम मौर्य वंश का सामंत हरिवर्मा था। उसने अनुमानतः 510 ईस्वी में शासन किया। उसका वैवाहिक संबंध उत्तर वंशीय राजकुमारी हर्षगुप्त के साथ हुआ। ईश्वर शर्मा का विवाह भी उत्तर गुप्त वंशीय राजकुमारी उपगुप्त के साथ हुआ। ये कन्नौज तक ही सीमित रहा। ये राजवंश 3 पीढ़ियों तक चलता रहा। ठीक है, इससे स्पष्ट होता है कि सूर्यवर्मन ईशान वर्मन का छोटा भाई था। अवंती वर्मा सबसे शक्तिशाली तथा प्रतापी राजा था, जिसके बाद मौर्य वंश का अंत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि खान और खनिज विकास विनियमन संशोधन विधेयक किस वर्ष आया था। जिसका राइट आंसर था 2021। खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन अधिनियम 2021 को मार्च 2021 में राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई और इसने खान एवं खनिज विकास अधिनियम 1957 में संशोधन किया। और खान और खनिज विकास अधिनियम 57 में संशोधन करने के लिए खान एवं खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2015 को लोकसभा में पेश किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के पड़ोसी देशों का आधिकारिक भाषा से मिलान करना था। 4 पड़ोसी देश का नाम दिया गया था और 4 आपके भाषा का नाम दिए गए थे। चारों को मिलान करना था। ठीक है, जिसका आइए देख लेते हैं भारत के सभी पड़ोसी देशों का आधिकारिक भाषा। तो अफगानिस्तान का आधिकारिक भाषा है दारी या पश्तो। बांग्लादेश का बांग्ला है। भूटान का आपका जोंखा है, भूटान भी था। चीन का मंदारिन है। म्यांमार का बर्मा है। नेपाल का नेपाली है। अफगानिस्तान भी आपका ऑप्शन में था। पाकिस्तान भी था, पाकिस्तान का उर्दू है। श्रीलंका भी था जो कि सिंहल या तमिल है। और मालदीव का आपका आधिकारिक भाषा दिवेही है। ठीक है, तो इन सभी को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि जेम्स रेले को भारत का नक्शा बनाने के लिए किस गवर्नर जनरल ने कहा था। ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव ने कहा था। भारत का नक्शा जेम्स रेले ने बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव के कहने पर है जो कि बनाया था। जेम्स रेले को भारतीय भूगोल का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस बात को भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि पेंशन एंड फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के वर्तमान चेयरमैन कौन है। जिसका राइट आंसर था दीपक मोहंती। ठीक है, PFRDF
इसका शॉर्ट फॉर्म में वैधानिक नियामक निकाय है। इसका स्थापना 2014 में लागू हुए PFRD अधिनियम के तहत किया गया था। ये सरकार के कर्मचारियों, राज्य सरकारों, निजी संस्थानों और असंगठित क्षेत्रों के कर्मचारियों के द्वारा सदस्यता प्राप्त NPS को विनियमित करता है। और PFRDA ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS ट्रस्ट की स्थापना की, जो NPS के अंतर्गत सभी अस्थियों का पंजीकृत मालिक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, फिलिप कर्व शो द रिलेशनशिप बिटवीन, यानी कि जो फिलिप वर्क है किसका संबंध, किसके बीच संबंध दर्शाता है, तो ये आपका दर्शाता है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बीच। ठीक है। फिलिप्स वर्क के अनुसार मुद्रास्फीति की दर बढ़ाने के साथ आर्थिक विकास और बेरोजगारी की असमानता दर के बीच संबंध दिखाते हैं, जिसका अर्थ है कि बेरोजगारी दर मुद्रास्फीति दर के बीच एक व्युत्क्रम क्रम संबंध है। सिद्धांत का दावा है कि आर्थिक विकास के साथ मुद्रास्फीति आती है, जिसके परिणाम स्वरूप अधिक नौकरियां और कम बेरोजगारी का परिणाम होना चाहिए। इसके अलावा एक है कुजेन्स वर्क। ठीक है। कुछ नेट्स वर्क है जो कि आर्थिक विकास और समानता के बीच दर्शाता है। लफर वर्क की बात करते हैं तो ये कम कर की दर की आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है। लॉरेंस वर्क की बात करते हैं तो आय असमानता या धन असमानता का चित्रण करने वाला ग्राफ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि एक्सफोलेशन इज अ प्रोसेस इन डैश। ठीक है। इसका राइट आंसर था मैकेनिकल वेदरिंग। बार बार गर्म होने और ठंडा होने से चट्टान की भारी परत पर दबाव पड़ता है, जिससे उन्हें उनकी भारी परत पतली चादरों में छील सकती है। छीलने की प्रक्रिया को एक्सफोलेशन कहा जाता है। यह एक यांत्रिक प्रक्रिया है। समय के साथ चट्टान की चादरें फ्रैक्चर के साथ उजागर चट्टानों से अलग होती है। इस प्रक्रिया को एक्सफोलेशन के रूप में जाना जाता है। दबाव मुक्त होने के कारण एक्सफोलिएशन को सीटिंग के रूप में जाना जाता है। उस पर ग्लेशियर के पीछे हटने से दबाव मुक्त होने पर एक्सफोलिएशन हो सकता है। अगला है सुलोचना चौहान किस लोक नृत्य से संबंधित है, जिसका राइट आंसर था लावनी। अब सुलोचना महादेव कदम, जिसे सुलोचना महादेव चौहान के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय गायिका थी जो मराठी में अपनी लावनी नृत्य के लिए प्रसिद्ध थी। लावनी की बात करते हैं तो लावनी जो है वो आपका महाराष्ट्र का है, जो कि लोक नृत्य है। ठीक है। तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक आयनिक यौगिक है जिसका सूत्र होता है। ठीक है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र आपसे पूछा गया, जिसका राइट आंसर था MgOH2। ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक आयनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र MgOH2 है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को अक्सर मैग्नीशिया का दूध कहा जाता है, जो पानी में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का पता घोल जाता है। ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन आपके छूट गए थे। बाकी और भी क्वेश्चन छूटे हुए हैं जब तक आपका एग्जाम नहीं है, जब तक हम उन सभी क्वेश्चन को ही आपके देखेंगे। ठीक है। PDF टेलीग्राम पे मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ में टेस्ट बुक के यदि पासपोर्ट से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाकर जुड़ सकते हैं मात्र 615 रुपये में कूपन कोड APG के साथ। ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।